suits on contracts entered into outside the territories to which the act extends. मतलब सूट एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड सूट्स भी होते हैं, अभी मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जितने भी सूट्स हैं उसके लिए आपके स्केड्यूल में 3 इयर्स का टाइम पीरियड दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया कहां गया था, एक ऐसी टेरिटरी में जो कि आउटसाइड द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस एक्ट है। मतलब हम एक फॉरेन कंट्री की बात कर रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया गया किसी आउटसाइड टेरिटरी में, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के एनफोर्समेंट का या उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कॉज ऑफ एक्शन का सूट कहां फाइल किया गया है, विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखना होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किया गया है बाहर, सूट इंस्टीट्यूट किया गया है यहां पे, तो क्या एक लिमिटेशन लॉ एज एन, क्या एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे जो कि फॉरेन कंट्री में एंटर इनटू किया गया था, अग्री किया गया था, क्या उस पे लॉ ऑफ लिमिटेशन हमारा अप्लाई होगा? अब जो सेक्शन 11 है उसकी पूरी पॉलिसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। द कॉन्सेप्ट हियर इज नोन एज, आपने सुना होगा, लेक्स फोराई। व्हाट इज लेक्स फोराई? लॉ ऑफ द फोरम। एंड व्हाट इज लेक्स लोकाई? लॉ ऑफ द लैंड। लेक्स लोकाई का मतलब होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लेक्स लोकाई का मतलब होता है दैट द लॉ ऑफ द टेरिटरी इन विच द ट्रांजैक्शन और द कॉन्ट्रैक्ट अकर्ड। और उसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर हम लेक्स फोराई बात करेंगे तो उसका मतलब होता है लॉ ऑफ द फोरम, मतलब लॉ ऑफ द कोर्ट, लॉ ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन, लॉ ऑफ द फोरम, जिस कोर्ट में, जिस फोरम में द प्रोसीजर हैज बीन इनिशिएटेड। अब जब बात आती है, क्योंकि यहां पे हम एक्सक्लूसिवली कौन से सूट्स की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड सूट्स की, और वो भी स्पेसिफिकली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की जो कि एक फॉरेन कंट्री में एंटर हुए हैं लेकिन उनका सूट यहां फाइल किया गया है। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड इंटरनेशनल लॉ का रूल देखते हो तो उसमें क्लियरली बोला गया है कि जब किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जो कि एक फॉरेन कंट्री में किया गया है, जब उस कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स, ऑब्लिगेशंस, नेचर की बात आती है तो क्या रूल अप्लाई होगा? लेक्स लोकाई। अगर हमें देखना है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज हैं उनके म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज हैं उनकी एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, स्कोप ऑफ लाइबिलिटी क्या है, तो हम अप्लाई करते हैं उसी जगह का लॉ जहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था, मतलब लेक्स लोकाई। लेकिन जब बात आती है उस कॉन्ट्रैक्ट के इंप्लीमेंटेशन की, मतलब प्रोसीजरल एस्पेक्ट की, तो फिर क्या फॉलो होगा? लेक्स फोराई। मतलब अगर उसी कॉन्ट्रैक्ट के सब्सटैंटिव पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में म्यूचुअल राइट्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को डिटरमाइन करना है, उनका नेचर, उनका स्कोप, उनका एक्सटेंड देखना है, देन लेक्स लोकाई। लेकिन जब उसी कॉन्ट्रैक्ट के इंप्लीमेंटेशन, एनफोर्समेंट से रिलेटेड प्रोसीजर इनिशिएट हुआ है किसी भी कोर्ट में, देन द कॉन्सेप्ट विच इज फॉलोड इज लेक्स फोराई। मतलब जहां जिस कोर्ट में प्रोसीजर इनिशिएट होगा उसी के रूल्स अप्लाई होंगे। और इसी रीजन से जब हम लिमिटेशन एक्ट के नेचर की भी बात करते हैं तो द नेचर ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज दैट इट इज अ लेक्स फोराई। द रीजन इज, चाहे लिमिटेशन एक्ट हो चाहे कोई भी, और हम जब प्रोसीजरल मैटर्स की बात करते हैं तो किसी भी प्रोसीजरल मैटर में एनफोर्समेंट, कॉज ऑफ एक्शन में हमेशा लेक्स फोराई बोला जाता है। द रीजन इज, जिस कोर्ट में इंस्टीट्यूट होगा उसी का तो बार ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होगा, उसी के तो ज्यूरिसडिक्शन के रूल्स अप्लाई होंगे, उसी के कॉज ऑफ एक्शन के रूल्स अप्लाई होंगे, उसी के रिजेक्शन, रिटर्न या डिसमिसल के रूल्स अप्लाई होंगे। दैट इज नोन एज लेक्स फोराई, लॉ ऑफ द फोरम। अब भले ही कॉन्ट्रैक्ट कहीं बाहर किया गया था, लेकिन अगर सूट इंस्टीट्यूट किया गया है विद इन द टेरिटरी ऑफ द नेशन, देन बिकॉज हमारे नेशन में लॉ ऑफ लिमिटेशन इज लेक्स फोराई, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के सूट पे भी
लॉ ऑफ लिमिटेशन ही अप्लाई होगा, क्योंकि नेचर ही लॉ ऑफ लिमिटेशन का है कि वो लेक्स फोराई है। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, अगर हमारे नेशन के, हमारे टेरिटरी के फोरम में, किसी भी फोरम में, किसी भी कोर्ट में कोई भी सूट इंस्टीट्यूट हुआ है तो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, बिकॉज लिमिटेशन एक्ट इज लेक्स फोराई, लॉ ऑफ द फोरम। इस फोरम में होगा तो लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होगा। सेम पॉलिसी पे बेस्ड है सेक्शन 11। कॉन्ट्रैक्ट चाहे कहीं भी हुआ है, लेकिन अगर सूट इंस्टीट्यूट हुआ है यहां, मतलब फोरम अगर हमारा है, तो हमारा ही लॉ लेक्स फोराई अप्लाई होगा। दैट इज द लॉ ऑफ लिमिटेशन। समझ आ रहा है क्या लिखा है? देखो, अच्छा एक और चीज, सेक्शन 11 अप्लाइज ओनली इन केसेस ऑफ सूट्स। लिखा है यहां पे सूट्स इंस्टीट्यूटेड, मतलब ये सिर्फ किस पे अप्लाई होता है? ओनली अप्लाइज अपॉन सूट्स। अपील्स और एप्लीकेशंस पे अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ सूट्स पे अप्लाई होगा। सूट्स इंस्टीट्यूटेड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स, मतलब सूट कहां इंस्टीट्यूट किया गया है? हमारे फोरम में। सूट एक ऐसी टेरिटरी में इंस्टीट्यूट किया गया है जहां पे लिमिटेशन एक्ट टेरिटोरियली अप्लाई होता है, जहां पे लिमिटेशन एक्ट को टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन दिया गया है, मतलब हम अपनी टेरिटरी की बात कर रहे हैं। ऑन कॉन्ट्रैक्ट, सूट किससे रिलेटेड है? एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है which was entered into in the state of Jammu and Kashmir or in a foreign country। अब क्योंकि अभी तक जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 है उससे रिलेटेड अभी तक इसमें अमेंडमेंट हुआ नहीं है जेएनके से रिलेटेड, बट अगेन वी नो दैट नाउ इट इज नॉट अ थिंग, सो दैट इन दैट सिचुएशन नाउ यहाँ पे ये जम्मू एंड कश्मीर नहीं माना जाएगा, हम यहाँ पे मानेंगे इन एनी फॉरेन कंट्री। समझ आ रहा है? Because now the applicability has changed due to that amendment, yes or no? इसीलिए all right, कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया था किसी ऐसी जगह पे जो कि हमारे टेरिटोरियल, हमारी टेरिटरी के बाहर कोई फॉरेन नेशन की बात हो रही है, लेकिन उसी कॉन्ट्रैक्ट का सूट जो है वो इंस्टीट्यूट किया गया है एक ऐसी टेरिटरी में जहां पे ये लॉ एक्सटेंड करता है, मतलब अप्लाई होता है, मतलब वो हम इंडियन फोरम की बात कर रहे हैं। इंडियन फोरम में सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, सब्जेक्ट मैटर दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इनटू इन अ फॉरेन कंट्री, shall be subject to, such suit shall be subject to the rules of limitation contained in this act। क्यों? Because the nature of limitation act is that it is lex forae। हमारे फोरम में जो सूट इंस्टीट्यूट होगा, लिमिटेशन एक्ट उस सूट पे अप्लाई होगा, बिकॉज लिमिटेशन एक्ट इज लॉ ऑफ द फोरम। इट डिपेंड्स अपॉन द फोरम कि सूट किस फोरम में इंस्टीट्यूट किया गया है, उस पर डिपेंड करेगा कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा या नहीं। कॉन्ट्रैक्ट चाहे कहीं भी किया गया हो, अगर सूट हमारे फोरम में विद इन द टेरिटरी हमारे फोरम में इंस्टीट्यूट किया गया है, देन सेम रूल्स ऑफ लिमिटेशन लगेंगे जो कि एक ऑर्डिनरी जो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट किया गया होता तो उस सूट पे लगते। सो द रूल्स ऑफ लिमिटेशन कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल बी एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ द वेरी नेचर ऑफ द लिमिटेशन एक्ट दैट इट इज लेक्स फोराई एंड नॉट लेक्स लोकाई। समझ आ रहा है? आगे क्या बोला गया है? नो रूल ऑफ लिमिटेशन इन फोर्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और फॉरेन कंट्री shall be a defense to a suit instituted in the said territory on a contract entered into in that state on or in a foreign country। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट कहीं बाहर किया गया था और सूट यहां किया गया है तो अप्लाई क्या होगा? बार ऑफ लिमिटेशन अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। बार ऑफ लिमिटेशन अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अप्लाई किस पे होता है? प्लेंटिफ पे या डिपेंडेंट पे? प्लेंटिफ पे अप्लाई होता है। तो क्लॉज 1 में तो क्या बोला गया है कि जो भी प्लेंटिफ होगा उस सूट में, ही शैल बी बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन एज पर दिस एक्ट। फर्स्ट क्लॉज। सेकंड क्लॉज में क्या बोला गया है? सेकंड क्लॉज में बोला गया है इवन डिपेंडेंट भी, डिफेंस की बात की गई है ना यहाँ पे, इवन डिपेंडेंट भी, प्लेंटिफ तो बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑफ दिस लॉ होगा ही होगा ऐसे सूट्स में, डिपेंडेंट भी अपने डिफेंस में
फॉरेन कंट्री जहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वहां के लॉ ऑफ लिमिटेशन को एज अ डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता है। जब सूट फोरम इस फोरम के अकॉर्डिंग हुआ है तो डिफेंसेस भी तो इसी के अकॉर्डिंग आएंगे ना, यस और नो। तो क्लॉज 1 में जो हमने बोला है दैट इज सब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेंटिफ, that such suit shall be under this law, matlab the plaintiff will be barred, the cause of action will be of the plaintiff will be barred by the law of limitation, the rules of this act. साथ ही साथ क्लॉज 2 में बोला है कि उसमें जो डिपेंडेंट है वो अपने डिफेंस में भी, ऐसे केसेस में वो अपने डिफेंस में भी फॉरेन कंट्री के लिमिटेशन लॉ के रूल्स को एज अ डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता है। अगर उसको कुछ क्लेम करना है दैट हैज टू बी स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। समझ आ रहा है? अनलेस एक्सेप्शनल सिचुएशन एक ही है जहां पे डिपेंडेंट अपने डिफेंस में फॉरेन कंट्री के लिमिटेशन लॉ के रूल को यूज कर सकता है। कब कर सकता है? अनलेस द रूल हैज एक्सटिंग्विश्ड द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब फॉरेन लॉ ऑफ लिमिटेशन के जिस रूल को वो एज अ डिफेंस क्लेम करना चाह रहा है वो रूल एक ऐसा रूल है जिसकी वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो रहा है? एक्सटिंग्विश मींस टर्मिनेट। जैसे हम भी तो अपने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं ना, द रूल्स और द प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारे यहां पे भी तो होता है कॉन्ट्रैक्ट गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, the contractual rights and liabilities gets terminated by the discharge of contract। वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रूल है। अगर वैसे ही कोई रूल फॉरेन कंट्री का था जिसकी वजह से the contract in itself is subject to a discharge, is getting extinguished and the parties were domiciled in that state, मतलब in that foreign country or in a foreign country during the period prescribed by such rule, जिस रूल को एज अ डिफेंस यूज कर रहे हैं, अगर उस रूल के अकॉर्डिंग उतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो पार्टीज जो है वो वहीं की डोमिसाइल है, जब ये दोनों, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? हैंड है, ये दोनों सिचुएशंस अगर पूरी हो रही है सिर्फ तभी वो डिपेंडेंट अपने डिफेंस में फॉरेन रूल को क्लेम कर सकता है, अदरवाइज नॉट। जनरल रूल इज कि अगर लेक्स 4I के अकॉर्डिंग एक फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट के सूट को हमने इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंडर इंस्टीट्यूट किया है तो डिपेंडेंट भी अपने डिफेंस में सिर्फ इंडियन लॉ ही क्लेम कर सकता है, फॉरेन रूल्स को क्लेम नहीं कर सकता है। लेकिन एक्सेप्शन एक ही है इसका कि अगर जिस फॉरेन रूल को वो क्लेम करना चाह रहा है अपने डिफेंस में, इफ दैट फॉरेन रूल इज ऑफ सच अ नेचर विच डिस्चार्जेस, विच एक्सटिंग्विशेस द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म कर रहा है, एंड साथ साथ में द पार्टीज आर डोमिसाइल ऑफ दैट नेशन, ऑफ दैट कंट्री, ओनली देन सच डिपेंडेंट कैन यूज दैट रूल इन हिज डिफेंस, अदरवाइज नॉट। समझ आ रहा है? जनरली, और ये पूरा जो प्रोविजन है, द पॉलिसी इज लेक्स 4I, बिकॉज द नेचर ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज दैट इट इज अ लेक्स। लेक्स का मतलब होता है लॉ, 4I का मतलब है फोरम, इट इज द लॉ ऑफ द फोरम। हमारे फोरम में जो सूट इंस्टीट्यूट होगा उस पे लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होगा, डजंट मैटर सब्जेक्ट मैटर कहीं का भी हो। वही चीज तो यहां पे भी बोली गई है ना। समझ आ रहा है? क्लॉज 1 अप्लाइज अपॉन द प्लेंटिफ, द बार ऑफ लिमिटेशन। क्लॉज 2 में हम स्पेसिफिकली डिफेंस की बात कर रहे हैं जो कि एक डिपेंडेंट क्लेम करता है। अगर इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन इसके अकॉर्डिंग कोई सूट इंस्टीट्यूट हमारे फोरम में हुआ है तो इन डिफेंस भी फॉरेन रूल्स को क्लेम नहीं किया जा सकता, बट सिर्फ तभी किया जा सकता है जब ये दोनों, नॉट ईदर ऑफ देम, क्योंकि दोनों के बीच में एंड है, जब ये दोनों सिचुएशंस, दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी कि वो जो रूल है वो एक ऐसा रूल है जिससे कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जा रहा है, साथ ही साथ वो वहां की डोमिसाइल्ड है दोनों पार्टीज, then only such a defense can be claimed, otherwise not।